दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवेश का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जसोल में स्थित है, अंबिका नगर में स्थित है या जैसलमेर में स्थित है? तो यहाँ पर जो स्थान दिए गए हैं, प्रश्न हमारा है केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान। तो ये सभी, चाहे बीकानेर है, चाहे जसोल है, चाहे अंबिका नगर है, चाहे जैसलमेर है, ये सभी राजस्थान के शहर हैं। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो है वह अंबिका नगर या अबिका नगर भी बोला जाता है। जिला टाक, जो टाक जिला है वहां पर ये अंबिका नगर स्थान है, वहां पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? चार राज्यों की, 5 राज्यों की, 8 राज्यों की या 3 राज्यों की? तो उत्तर प्रदेश में भारत के 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। लेकिन एक और भी है जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, वो भी सीमा बनाता है, लेकिन इसमें केवल राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं बताया गया है, तो 8 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को, 1 मई 1951 को, 1 जून 1975 को, 1 मई 1920 को। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? कृषि विभाग की जो स्थापना की गई, शुरुआत हुई, वो 1 मई 1919 को हुई, लेकिन जो है पूर्ण रूप से जो विभाग स्थापित होकर संचालित होने लगा वो 1 मई 1920 से स्टार्ट हुआ। तो हमारा जो डी विकल्प है वह सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जिसे धर्म ग्रंथों में तीर्थ राज की संज्ञा दी गई है। तो लखनऊ बहुत अच्छा प्रश्न है। लखनऊ, इलाहाबाद, सहारनपुर या गोरखपुर? तो ये सब लोग लगभग जानते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और पूछा भी जाता है। इलाहाबाद को धर्म ग्रंथों में तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? देवी पाटन को, बरसाना को, काशी को या नैमिषारण्य को? निमसारण इसको बोलते हैं। तो नैमिषारण्य जो है उसको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है, जो सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर मेला भी लगता है, जो होलिका दहन होता है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से वह राज्य का वह नगर कौन सा है जिसे 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है? जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है या हस्तिनापुर? जो अयोध्या है उसे 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सरकी शैली का प्रमुख निर्माण कौन सा है? अटाला मस्जिद है या खालिस मुखलिस है या लाल दरवाजा है? ये सभी। तो ये जो 7वां प्रश्न हमारा है, इसमें क्या है? सरकी शैली का प्रमुख निर्माण कौन सा है? तो अटाला मस्जिद जो है वह जौनपुर में ये सभी स्थित है। चाहे अटाला मस्जिद है, चाहे खालिस मुखलिस है और चाहे लाल दरवाजा है, तो ये सभी जो है जौनपुर में स्थित है और ये सभी, इसका डी विकल्प भी जो है सही है। सरकी शैली का प्रमुख निर्माण कौन सा है? अटाला मस्जिद है, खालिस मुखलिस है, लाल दरवाजा, ये सभी है इसके जो है उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न आ गया है। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? वाराणसी में, आगरा में, इलाहाबाद में या वृंदावन में? तो स्वामी हरदास की जयंती जो है वो
वृंदावन में मनाई जाती है। स्वामी हरदास को आप लोग जानते होंगे कि जो तानसेन थे, तानसेन के ये गुरु थे और सखी संप्रदाय, इन्होंने सखी संप्रदाय जो है बनाया था और यह संस्थापक थे सखी संप्रदाय के, और बांके बिहारी को इन्होंने वृंदावन में प्रकट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत बड़े संत थे। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? अकबर ने किया, हुमायूं ने किया, जहांगीर ने या शाहजहां ने? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत भ्रम वाला भी प्रश्न है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो वैसे जहांगीर को कहा जाता है ये चित्रकला की मुगल शैली सबसे ज़्यादा जो है मतलब सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी वह जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन आरंभ जो हुआ था वो हुमायूं के शासनकाल में ही हो गया था। हुमायूं के शासनकाल में फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों थे किसके? हुमायूं के शासनकाल में, और उसी समय जो है आरंभ हुआ था। चलिए बहुत सटीक आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्वविद्यालय दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तो सॉरी देखते हैं विश्वविद्यालय और स्थिति। इंटीग्रल विश्वविद्यालय, इसमें हमें चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इंटीग्रल विश्वविद्यालय वो लखनऊ में है, तो लखनऊ में है ये। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कानपुर लिखा गया है, तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय यह कुमारगंज फैजाबाद में पड़ता है। सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय यह मेरठ में, ये सही है। और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये भी सही है। तो हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय या कुमारगंज फैजाबाद में स्थित है, और ये इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 11वां प्रश्न। अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? नंदन खान थे, हाजी सुजान खान थे, अल्लादिया खान थे, अब्दुल वाहिद खान थे? तो इनमें से कौन थे? आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिए कि कौन से होंगे। तो इसमें जो अतरौली घराना है, अल्लादिया खान, सी विकल्प जो इसका है सही है। ये अल्लादिया खान जो है इससे संबंधित थे। लेकिन नंदन खान किस घराने से संबंधित थे? तो नंदन खान जो ये विकल्प है, नंदन खान ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। हाजी सुजान खान आगरा घराने से संबंधित थे, और जो किराना घराना है वह अब्दुल वाहिद खान इससे संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इस बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी परात अथवा थाली को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य है। दीपावली नृत्य है, देवी नृत्य है, राई नृत्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो दीपावली नृत्य जो है यह बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी परात अथवा थाली को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य है, ये दीपावली नृत्य। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12वां 13वां प्रश्न हम लोगों का आ गया है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 4 है या 3 है? तो ये बहुत भ्रम है। अपडेट कुछ किताबों में अपडेट आपको नहीं मिलेगा। ये इस समय जो है वो 6 है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर 4 आपको मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। 6 में जो विश्वविद्यालय हैं उसमें संख्या इसकी 6 है, और 6 में आप जानते हैं कि BHU एक है और एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है जो अमेठी में पड़ती है, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसके अलावा BHU आप जानते हैं बनारस में, अलीगढ़ में है ही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और इलाहाबाद तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। तो ये आपको अलग से भी जानकारी आपको दे दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय
कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में, लखनऊ में, चित्रकूट में या बांदा में? 14 नंबर का प्रश्न हमारा है। तो अब आप भी साथ में उत्तर दीजिए, कौन सा आंसर सही है? चित्रकूट में। चित्रकूट में सबसे पहले प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? चित्रकूट में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? वाराणसी में है, लखनऊ में है, आगरा में है या अलीगढ़ में है? हाँ, तो 15 नंबर का आंसर आप दीजिए। कहाँ पर है? आगरा में। ये नाम इसका है दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका नाम है, जो आगरा में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो सबसे पुराना है वह लखनऊ में स्थित है। जो म्यूजियम है वो लखनऊ में स्थित। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग, ये 16वां प्रश्न हमारा आंसर हो गया। लखनऊ संग्रहालय जो है, हमारे प्रदेश में इस समय 70 संग्रहालय हैं, जिसमें लखनऊ का जो संग्रहालय है वो सबसे पुराना है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है या हरिद्वार में है? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? हमीरपुर में लगते हैं, झांसी में लगते हैं, कानपुर में लगते हैं, मथुरा में? इन सभी में, चारों में बहुत अधिक मेले लगते हैं, लेकिन क्रम में सबसे आगे कौन है? मथुरा सबसे आगे है। मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं। इन सभी में लगते हैं लेकिन सबसे अधिक मथुरा में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन में किया जाता है, बरसाना में किया जाता है, मथुरा में किया जाता है या गोकुल में किया जाता है? तो बरसाना जो है वहां पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? बिजनौर में निवास करती है, बांदा में निवास करती है, बलरामपुर में या बहराइच में? तो बुक्सा जनजाति जो है वह बिजनौर में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित जोड़ों में से गलत जोड़ा बताइए। भुइया, सोनभद्र, बुक्सा, बिजनौर, चेरो, बांदा, सहरिया, ललितपुर। इसमें एक गलत है, तो गलत कौन सा है? भुइया जो है वह सोनभद्र, ये भुइया सोनभद्र से संबंधित है, एकदम क्लियर है। बुक्सा बिजनौर से संबंधित है, ये भी सही है। और सहरिया ललितपुर से सही संबंधित है, तो सहरिया भी सही है। मतलब इसमें हमें गलत देखना है, तो ये सभी तीनों सही है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा? चेरो बांदा। तो चेरो कहाँ रहती है जनजाति? सोनभद्र में। चेरो जो है वो सोनभद्र से संबंधित है, बांदा से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी विकल्प। जो सी है चेरो बांदा, ये सही है। क्योंकि गलत इसमें पूछा गया है तो ये सही है। हम लोग अब 22वें प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए 22वां प्रश्न है, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बांदा में है, गोरखपुर में है, वाराणसी में है, हमीरपुर में है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। ऐसे और सारी श्रृंखलाएं आपके लिए लाई जाएंगी और विषयों की भी लाई जाएंगी, लेकिन बस यही शर्त है कि आप दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 10 लोगों को एक लोग शेयर करिए, जो लोग भी देखते हैं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग भी देखें। चलिए, इसमें जो है थारू जनजाति सबसे अधिक गोरखपुर में निवास करती है। जो गोरखपुर जिला है उसमें थारू जनजाति सबसे अधिक निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? देखिए, अब इसके पहले ही थारू से ही जुड़ा हुआ सवाल था, लेकिन उसमें जिला पूछा जा रहा था। इसमें क्या है? क्षेत्र पूछा जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में? किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है?
तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जो है वह थारू जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, जो गोरखपुर है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उत्तर प्रदेश, 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खारवार जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? देवरिया में, गोरखपुर में, मिर्जापुर में या जौनपुर में? आप भी साथ में उत्तर दीजिए। तो कौन सा आंसर सही है? जो खरवार है वह मिर्जापुर में निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? जमींदारी व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, काश्तकारी व्यवस्था में? तो जो ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है किसमें? महालवाड़ी प्रथा में। महाल का मतलब होता है जो किसान होते थे उनको महाल कहा जाता था, और पहले जो है एक अलग अलग सबका हक होता था, जमीन मालिक होते थे। उन जमीन मालिक का एक समूह, मतलब उनके नाम ना रहकर एक समूह, पूरे गांव के नाम जो है जमीन संयुक्त रूप से हो जाती थी और सब लोग उस पर कृषि करते थे। तो इस व्यवस्था को बोला जाता था महलवाड़ी व्यवस्था। दिया गया है किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व, मतलब किसी एक का नहीं होता था, जो है संयुक्त रूप से पूरे गांव का उस पर स्वामित्व होता था। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा होता था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? 220 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है या 240 किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, पूरब से पश्चिम जो 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का विकास जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसका विस्तार है वह 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए तो 240 किलोमीटर इसका विस्तार पड़ता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए अगला प्रश्न है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, कानपुर में, कोयम्बटूर में या मेरठ में? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शुगर मतलब चीनी का इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर आप भी साथ में दीजिए। तो ये जो कानपुर है, कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कटक में, राजमुंदरी में, शिमला में या कोयम्बटूर में? आप भी उत्तर दीजिए। कहाँ पर स्थित है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? तो जो राजमुंदरी है यह तंबाकू के लिए जाना जाता है, और शिमला जो है ये आलू के लिए, और कोयम्बटूर मुख्य रूप से गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है। जबकि जो कटक है ये उड़ीसा में पड़ता है, ये केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नैफेड किससे संबंधित है? 2 बार संबंधित आ गया है। चलिए देखते हैं। पशुपालन से संबंधित है, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादों के विपणन से, कृषि यंत्रों से। जो नैफेड है यह कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है इस पर ज्यादा समय नहीं देना है। सूफी निजामुद्दीन औलिया कहाँ के थे? तो बदायूं के थे, मेरठ के थे, आगरा के थे या सामूगढ़ के थे? तो जो बदायूं है इनका जन्म तो बदायूं में हुआ था, लेकिन सूफी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वह दिल्ली में पड़ती है। लेकिन ये 5 वर्ष के ही थे तब 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था, और ये अपनी माँ के साथ जो है 6 वर्ष की आयु में ये दिल्ली आ गए थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूफी निजामुद्दीन औलिया कहाँ के थे? बदायूं के थे, मतलब इनका जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। देखिए किसी भी परीक्षा में सारे प्रश्न जो है कठिन नहीं पूछे जाते, कुछ कठिन भी रहते हैं और कुछ सरल भी रहते हैं। तो आगरा को कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं, इलाहाबाद को कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं। किसको
सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा पहला ये जिला था, जौनपुर था, पहले इसे जो है देवनगरी के नाम से जाना जाता था, जो जौनपुर है। और यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र था, ये जो है मध्यकालीन में ये शिक्षा का यहाँ पर केंद्र था, और शिक्षा का केंद्र होने के कारण जो है इसे सिराजे हिंद कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में इस नगर को बसाया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जौनपुर इसका आंसर है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो निम्न में से कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से है, अवध से है, पूर्वांचल से है, रुहेलखंड से। तो कार्तिक जो है वह बुंदेलखंड से संबंधित एक लोक नृत्य है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भूमि अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी। तो भू अधिकारों के प्रलेख, सी विकल्प इसका सही है। जमाबंदी जो है वो भू अधिकारों के प्रलेख से इसका तात्पर्य है, भू अधिकारों के प्रलेख। अगले प्रश्न पर, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किस माह में किया जाने वाला लोक नृत्य है? ज्येष्ठ माह में, चैत्र में, फाल्गुन में या श्रावण में? तो झूला जो है वो श्रावण में, श्रावण मास में झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय, पुरुषोत्तम राजस टंडन विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो पुरुषोत्तम राजस टंडन विश्वविद्यालय जो है ये मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का एकमात्र। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? वर्ष 1982 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1986 में। तो वर्ष 1989 में क्या किया गया? उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। कब? 1989 में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 37वां प्रश्न आ गया। निम्न में से हस्तिनापुर का मुख्य टीला कौन सा है? जो हस्तिनापुर है पहले कहाँ स्थित है? यह मेरठ के पास में स्थित है, और जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। और अग्रवन, मुख्य टीला अग्रवन है, या श्रेयांश है, या विविलाल है, या विदुर का टीला? निम्न में से हस्तिनापुर का मुख्य टीला कौन सा है? तो कौन सा है? डी विकल्प ये सही है, विदुर का टीला ये सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में है, गोला गोकर्णनाथ में है, या फतेहपुर सीकरी में, या कंपी में? तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वह फतेहपुर सीकरी में है, जिसे अकबर ने बनवाया था। अकबर ये मानना था कि सलीम का जो जन्म हुआ था वह शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर, इसीलिए सलीम नाम रखा गया था, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न 39वां है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में है, कालपी में है, श्रावस्ती में है, इनमें से कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो बिठूर में है, जो कानपुर के पास में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही बिठूर स्थित है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, वाराणसी में, देवी पाटन में, या श्रावस्ती में? तो उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ, यानी कि जो आंसर आपका है वह क्या है? वाराणसी में। तो अब अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अतुल स्टडी पॉइंट को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, तथा जो है बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।